सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के इलाके लांठी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द हमले में शामिल दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं। गैर मुल्कियों के साथ मौजूद प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स नूर मोहम्मद ने जान देकर गैर मुल्कियों की जिंदगियां बचाईं। खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद ने फायरिंग करने वाले दहशतगर्द को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। मानसेरा कॉलोनी खुदकुश धमाके में तमाम गैर मुल्की महफूज रहे हैं। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। कराची के इलाके लांठी में खुदकुश हमले में शहीद सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद रोजगार के लिए सांगढ़ से कराची आया था। नूर मोहम्मद के भाई राहिब अली ने अस्पताल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बताया कि नूर मोहम्मद का कुछ दिन पहले ही बेटा हुआ है। हम इधर रोजी के लिए आए थे 8-10 साल। ये जो हुआ है तो बहुत दुख हुआ इस बात का। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जिसने भी किया ये सही नहीं किया। इसका एक बच्चा है, अभी हुआ है, ये ईद पे भी घर नहीं आया था, तो उसको बुला कर ईद के बाद आप जाना। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैज़ाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का दिया गया बयान सामने आ गया है। कमीशन के सवालात पर अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि फैज़ाबाद धरना ये सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। शहबाज शरीफ ने कमीशन के सवालात पर कहा कि उस वक्त टीएलपी के रहनुमाओं के साथ सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे। टीएलपी और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे में तय हुआ था कि टीएलपी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस ले लिए जाएंगे। अफसरान को हिदायत थी कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करें। कौमी और सूबाई असम्बली की 23 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सियासी जमातें और उम्मीदवार आज रात 12 बजे तक मुहिम चला सकेंगे। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 17 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन इतवार 21 अप्रैल को होंगे। पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशस्त पर पोलिंग होगी। भारत में आम इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। नताइज का ऐलान 4 जून को पोलिंग के 7 मरहले मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। आज पहले मरहले में लोकसभा 102 नशस्तों पर पोलिंग हुई और लोकसभा की 543 नशस्तों पर 7 मरहलों में पोलिंग होगी। लोकसभा के इलेक्शन में आखिरी मरहले की पोलिंग 1 जून को होगी। और आज की पोलिंग के बारे में मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिल्ली में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे सुहेल अख्तर साहब ने। सुहेल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, वोट लोगों ने दे दिया है, नताइज के लिए अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तो क्या सेंटिमेंट होता है उमूमी तौर पर वोटर्स में? क्या तजस्सुस बिल्कुल नहीं होता या उन्हें कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाता है? देखिए, पहले फेज में कहना बहुत मुश्किल होता है। हवा का अंदाजा लगाने के लिए 2 दिन गोते लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही अंदाजा होगा। तो ये पहला फेज था, तो ये मुकम्मल हो गया बड़ी आसानी के साथ। इलेक्शन कमीशन ने बहुत इत्मीनान की सांस ली है, क्योंकि कोई बड़ा मसला खड़ा नहीं हुआ। एक वाकया मणिपुर में हुआ है, अभी तक उसकी तफ्तीश जारी है। वहाँ किसी शरपसंद की जानिब से वोट देने वाले लोगों की कतार पर गोली चलाई गई। उसके वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन अभी उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। उसके अलावा जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ख़ास तौर पर जो इंडिया की जो रियासतें हैं, ख़ास तौर पर मशरिक़ के साइड में, तो त्रिपुरा में ख़ास तौर पर अच्छी वोटिंग परसेंटेज है और उसके अलावा कई स्टेट्स में बहुत ही अच्छी वोटिंग परसेंटेज रही है। तो बहुत ही इत्मीनान बख्श है इनके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए ख़ास तौर पर। जहाँ तक बात है लोगों के और वोटर्स के दिल में क्या चल रहा है, उनका तो अंदाज़ा उन्हीं होगा जब वो वोट देने गए होंगे, वोट और बूथ पे उन्होंने अपना वोट दिया होगा। इसका भी अंदाज़ा बाद में बहुत जल्दी लग जाएगा। मेरे ख्याल से 2 या 3 केस गुजरने के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या चल रहा था मन में वोटर के। जी अच्छा, ये भी बताइए, जो कैंपेन भी आपने ज़ाहिर है उसको देखा होगा कि किस तरीके से रही जमातों की, तो उसमें क्या स्लोगन्स क्या रहे, यानी लोगों ने क्या बाय किया? एक होता है ना कि एक वेव चल रही होती है आपके मुल्क में हालात वाक़यात देखते हुए, तो वो क्या थी उमूमी तौर पर? देखिए, अगर हम टॉप से बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपनी गारंटी दी है, उसका नाम ही उन्होंने रखा मोदी की गारंटी। उनको ऐसा यकीन है, उनको लगता है कि 2 टर्म जो उन्होंने पूरा किया है 2014 से 2019 और 2019 से 2024 तक का, उसमें उन्होंने जो काम किया वो एक तरीके गारंटी है। तो वो अपने आप को उसी तरीके से पेश कर रहे हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब आने वाले वक्त में और अच्छा काम होगा। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक हिंदू मुस्लिम की चीज़ें हैं।
नवरात्रि में गोश्त खाने को लेकर जो उनका बयान आया, उसके अलावा कई ऐसे सारे बयान थे, उसके अलावा जो लीडर्स के बयान थे, उससे ये टोन सेट हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये मामला हिंदुओं और मुस्लिमों का है। चूंकि बीजेपी की जो पूरी वोट पॉलिटिक्स है वो हिंदुओं के सेंटिमेंट से जुड़ी होती है, तो इस तरह के नैरेटिव्स हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ जो कांग्रेस और जो दीगर अदर अपोजिशन पार्टीज हैं जो अलाइड हैं आजकल अभी एक ब्लॉक में काम कर रही है, उनके जो स्लोगन्स हैं वो अलग हैं। उनका कहना है हम न्याय की बात करते हैं, न्याय का मतलब इंसाफ की बात करते हैं। तो वो इंसाफ जो है समाजी इंसाफ है, वो इंसाफ लोगों का इंसाफ है, वो है कि मजहब और जात और बरादरी से ऊपर उठकर लोगों को एक समान यानी एक हक मिलने का जो हक उनको है उसकी बातें करें। तो इस तरह के स्लोगन्स अभी हमें कैंपेन्स में देखने को मिले। एक बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो कैंपेन्स हुए हैं अभी तक के वो बहुत ही सख्त हुए हैं और इंडियन हिस्ट्री में, इलेक्शन के हिस्ट्री में शायद इस तरह के कैंपेन्स नहीं हुए थे, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में। सबसे अच्छी बात है कि वायलेंस नहीं हुआ है किसी तरह के कैंपेन में, लेकिन ये कहते हैं बहुत कांटे का मुकाबला, सख्त मुकाबले का जो एक तस्वुर है वो हमने कैंपेन्स में भी देखा है। अच्छा सुहेल, ये बताइएगा, जिस तरह हम अभी पहले मरहले की पोलिंग की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि टर्नआउट अच्छा रहा है, तो बेहतर टर्नआउट जो है वो किसके लिए इत्मीनान का सबब होगा, मोदी सरकार के लिए या कांग्रेस के लिए? देखिए, पार्टी लाइन से हटकर सब लोग चाहते हैं कि सब लोग वोट देने पहुंचे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर सुबह से ही वोटर्स को ये कह रहे हैं कि वोट दें जाकर के, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने अपील जारी की है कि वो वोट देने जाएं। ये कहना बहुत मुश्किल है किसके लिए बेहतर होगा। इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है अगर सब लोग वोट देने जाएं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो शहर के जो इलाके होते हैं वहां पर टर्नआउट बहुत कम रहता है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन हमेशा कोशिश रहती है कि किसी तरीके से वोटर्स पोलिंग बूथ तक जाकर वोट दे। लेकिन उसके बावजूद हमने आज ही के वोट में देखा कि जो शहरी इलाके है वहां पर वोटिंग जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम रहा है। खासतौर पर बेंगलोर सेंट्रल वगैरह की बात करें तो इस तरह के मिसाल हैं सामने। जी, बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली से भारतीय सहाफ़ी सुहेल अख्तर हमारे साथ मौजूद थे और भारत में जारी इंतखाबात के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान हंगामा आराई पर अपोजिशन के जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने असम्बली कवायद की खिलाफ वर्जी की है। सदारती खिताब के दौरान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन के 2 अरकान की रुकनीत की मुअत्तली का खैर मकदम किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि स्पीकर की जानिब से 2 अरकान को मुअत्तल करने का फैसला ज़रूरी था। अपोजिशन एक निहत्ती लड़की आसिफा भुट्टो जरदारी से भी खौफजदा है। 3 नस्लों से आमरों का मुकाबला कर रहे हैं, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं हैं। तो हमारा हाउस के जो मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया, मगर ये ज़रूरी था कि हम एक प्रेसिडेंट सेट करें कि पार्लियामान में जो रूल्स हैं, जो जिस दायरे में हमें काम करना चाहिए उस दायरे में रह के काम करें। तो हम अपोजिशन को वेलकम करते हैं, अपोजिशन की तनकीद को वेलकम करते हैं, मगर उस दायरे से बाहर जाके जब कोई चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से हो, तो स्पीकर साहब ने आज एक प्रेसिडेंट सेट किया कि वो एक्शन लेगा। उम्मीद ये है कि इसके बाद बेहतरी आएगी। ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स है वो आसिफा बीबी से डरते हैं, एक नहत्ती लड़की से इतना खौफ ज़दा है कि वो आसिफा बीबी की जो ओथ सेरेमनी है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके। 3 नस्लों से हम ये सियासत करते आ रहे हैं और हम जबकि आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं, जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ जैसे आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं, तो ये जो जंगल के बंदर हैं इनसे हम नहीं डरते। मेरा नहीं ख्याल कि रोटी की कीमत में कोई कमी हुकूमत के कोई कदम से इस तरीके से आया है। आसिफ जरदारी के वफाकी यकजहती की नुमाइंदगी नहीं करते। बैरिस्टर गौहर का ये कहना है जरदारी आज भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं और सियासी सरगर्मियाँ भी नहीं छोड़ी हैं। आसिफ जरदारी कभी पीपल्स पार्टी के सदर नहीं रहे, ये भी बताया गया इसमें। ये समझते अपोजिशन कि जरदारी एज ए प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा।
क्योंकि आज did he not get enough vote to be elected as the president? उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदारत से इस्तीफा नहीं दिया है, नहीं उसने अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज शन की। एक सेकंड प्लीज तशरीफ देखिए, एक सेकंड प्लीज बात करने दें, उनको बात करने दें, ये एक मिनट बात करने दें। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जरदारी साहब कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे पीपल्स पार्टी के। देखिए, जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आज भी है, आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के है और वो आज भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज अच्छा, इनको बात करने। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर सदर जरदारी पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने एक बयान में शर्जील मेमन ने कहा कि बैरिस्टर गौहर की आसिफ अली जरदारी पर तनकीद मज़हका खेज बात है। बेनज़ीर के बाद आसिफ जरदारी विफाक को मजबूत करने की अलामत के तौर पर सामने आए। आसिफ जरदारी जमहूरियत की हौसला अफजाई और गैर जमहूरी क़ुव्वतों की हौसला शिकने का इस्तिआरा हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से आला सतह जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुहिम तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पाकिस्तान से स्मगलिंग के जड़ से खात्मे का पुख्ता अज़्म रखते हैं। आर्मी चीफ को स्मगलिंग के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन पर खराज तहसीन पेश करते हैं। इजलास में AD ख्वाजा की सरबराही में अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर कायम शुदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग करने वाले अनासर और उनके सहूलतकार ऑफिसर्स की निशानदेही करने पर कमेटी की रिपोर्ट की तारीफ की। और खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने सूबाई मुशीर मिशाल यूसुफजई की जियो न्यूज़ की सीनियर रिपोर्टर नादिया सुबूही पर इल्ज़ाम तराशी पर अफसोस का इजहार किया है और नादिया सुबूही और सहाफ़ी बरादरी से माजरत कर ली है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ पेशावर प्रेस क्लब आए और उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब के सदर अरशद अजीज़ मलिक, जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली और नादिया सुबूही समेत सहाफ़ियों से मुलाकात की। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इस मौके पर जियो न्यूज़ की सीनियर रिपोर्टर नादिया सुबूही के मौक़िफ़ को तफसील से सुना। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने सूबाई हुकूमत की जानिब से वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और नादिया सुबूही और सहाफ़ी बरादरी से माजरत की। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के रद्द-ए-अमल से भी आगाह किया और यकीन दिलाया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में सहाफ़त के फ़रोग़ और सहाफ़ियों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि मिशाल यूसुफजई का फ़ेल उनका इनफरादी अमल था और सूबाई हुकूमत इस अमर को यकीनी बनाएगी कि मुस्तक़बिल में इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात ना हों। 2 रोज़ पहले जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सुबूही ने मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिशाल यूसुफजई से महंगी गाड़ियों की ख़रीदारी की सबरी से मुताल्लिक़ तस्दीक के लिए रब्ता किया था। मिशाल यूसुफजई ने खबर की तस्दीक की थी। खातून रिपोर्टर ने अपनी खबर में मिशाल यूसुफजई का मौक़िफ़ भी दिया था। इसके बावजूद मिशाल यूसुफजई ने नादिया सुबूही पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए थे और उनका मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद खातून सहाफ़ी को धमकी आमेज़ कॉल्स मौसूल हुई थीं। रावलपिंडी में खातून के यहाँ 6 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई है। 9 मौलूद बच्चों में 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। हज़ारा कॉलोनी की रिहायशी खातून ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी में 6 बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम 6 बच्चे और माँ मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हैं। दिल का रिश्ता ऐप लंदन में जंग ग्रुप और जियो न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम मुतारिफ कराई गई। तकरीब के शुरका ने ऐप का खैर मकदम किया। इस ऐप से मुनासिब रिश्तों की तलाश में बहुत मदद मिलेगी। दिल का रिश्ता ऐप में 10,000 बरतानवी पाकिस्तानियों के रिश्ते भी हैं, जबकि 10,000 शादियां भी तय हो चुकी हैं। मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट देखिए। ये ऐप जब से इसकी लॉन्च हुई है इस वक्त तकरीबन अब जो इसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने लगे, जिनमें एक सिग्निफिकेंट नंबर लंदन से भी हम जानते हैं। यहाँ पर जो दिल का रिश्ता ऐप है उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया और अप्रिशिएट भी किया। सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी ये ऐप है और हम यूज़ कर रहे हैं। दिल के रिश्ते का ऐप, उसका स्टॉल देखा है, उसका ऐप डाउनलोड किया है। और अच्छी ऐप है ये दिल का रिश्ता। और जो लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तान से और जो
मतलब यहाँ पर रिश्ते ढूंढ रहे हैं बच्चों के, और जो अच्छी तरबियत चाहते हैं उनके लिए ऐप बहुत साजगार है। नहीं, वो अच्छी ऐप है, इसके थ्रू बहुत से लोग जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और शादियाँ हो रही हैं। अच्छा, एक पॉजिटिव वो है, अमल है, गुड है। दिल के रिश्ते से हमारी फ्रेंड्स की शादियाँ हुई हैं और वो माशाल्लाह बहुत खुश रह रही हैं। का रिश्ता, नई सोच, नए रिश्ते। अभी आपको बताएंगे डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड शोएब खोसो को ओहदे से हटा दिया गया है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, बताइएगा क्या तफसील सामने आई है? देखिए जी, वज़ीर आज़म ने आईपीसी की समरी के ऊपर बैनुल सूबाई राब्ते की समरी के ऊपर डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड शोएब खोसो को अपने ओहदे से हटा दिया है और उन पर एक जाली डिग्री के हवाले से एक इंक्वायरी चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी इल्तिवा है और उनका सेक्रेटरी आईपीसी के साथ आजकल वर्किंग टर्म जो है बिल्कुल भी नहीं था, इख्तियारात की जंग थी और एक दूसरे के हवाले से जो सेक्रेटरी आईपीसी है उन्होंने ऑडिटर जनरल को एक खत भी लिखा था कि उनके इख्तियारात और जो उनकी फाइनेंशियल पावर है उसको खत्म कर दिया जाए। ये कल एक लेटर था, आज बाकायदा तौर पर उनको अपने ओहदे से हटा दिया है। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई।